हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? हाँ, फाइनली चैट चली। हो ना 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 ना, क्या हो गया है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर तो हमारा कल ही कंप्लीट हो गया था। लेक्चर नंबर 06 है। यस और नो? यस सर, लेक्चर नंबर 06 है। चलिए, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, नहीं तो फिर आप स्पैमिंग करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कल आपका डाउट सेशन होने वाला है बच्चों। ठीक है, डाउट सेशन होगा जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, जिसका फॉर्म, डाउट फॉर्म बेटा ऑलरेडी आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कल अगर हमारा डाउट सेशन होगा तो आपका जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 28 है ना? हाँ, 28 आ जाए तो 30 को चालू होगा। 30 नवंबर को आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसको हम मान के चलिए 3 लेक्चर्स लगाएंगे। कितने लेक्चर्स लगाएंगे? अराउंड 3 लेक्चर्स हमें इस चैप्टर में लगेंगे। एंड देन उसके बाद हम इस सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर पे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो मुझे आपको बताना था कि जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू की सारी जो पीपीटीज हैं वो कहां पर अपलोड हो चुकी है? गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एमसीक्यू पीपीटीज है और गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुकी है। 3 को संडे है, तो क्या हुआ? चलिए, ओके, गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड ब्लैक है तो बच्चे प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चे प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, आपको उन्हीं पीपीटीज की पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल करा दूंगा। एक बार हमारे सारे एमसीक्यू सारे चैप्टर के हो जाने दो, उसके बाद एक साथ मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट वही गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको पीपीटी प्रिंट नहीं करानी है ब्लैक बैकग्राउंड वाली, आपको पीडीएफ प्रिंट करवानी है। ठीक है, चलिए, फेमा एक्ट कितने दिन में होगा? ओ हो फेमा एक्ट बेटा डिपेंड करता है, 3 से 4 क्लासेस उसमें भी लगेंगी। ओके, चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है, विभूति कह रही है कंपाइल। ठीक है, मैं एक फाइल कंबाइंड ही अपलोड करवा दूंगा। ठीक है विभूति, चलिए, लास्ट पॉइंट आता है हैंड रिटन नोट्स का, जो कि आपके पेंडिंग है। कौन से चैप्टर के? 3 चैप्टर्स के पेंडिंग है, दैट इज एलएलपी एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और तीसरा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ओके सर। चलिए, अब मैं बात करता हूं हैंड रिटन नोट्स की। तो बेटा क्योंकि ये चैप्टर न्यू बने हैं, ये पिछले वाले सिलेबस में नहीं थे, ये चैप्टर न्यू चैप्टर्स हैं, तो इनके हैंड रिटन नोट्स में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं विद इन 10 to 12 डेज में आपको हैंड रिटन नोट्स अपलोड करवा दूंगा आपकी गूगल ड्राइव पे। इसीलिए मैंने अभी तक इसको डाला नहीं है।
ठीक है, अच्छा बहुत जल्दी आपको ग्रुप 2 की भी अनाउंसमेंट आ जाएगी। ग्रुप 2 जो आपका स्टार्ट होने वाला है, अगर मैं आपको बता देता हूं, वैसे ग्रुप 2 की अनाउंसमेंट आने वाली है। ग्रुप 2 की जो अनाउंसमेंट आने वाली है, आपका कौन सा चल रहा है, कॉस्टिंग और लॉ दोनों ओवर होने के बाद ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट होंगी। कॉस्टिंग खत्म होगा तो एफएम स्टार्ट हो जाएगा, और लॉ खत्म होगा तो ऑडिट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कृष्णा कह रहा है कि सर आपने लिमिट्स वाली फाइल भी कही थी। बिल्कुल बेटा, लिमिट्स वाली फाइल भी कही थी, लेकिन वो अभी तक मैंने पूरी कंप्लीट नहीं करी है। क्लासेस खत्म हो तो मुझे टाइम मिले ना। चलिए, क्लियर है क्या सबको? यस और नो? और कोई डाउट किसी का? अगर कोई और डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। जय बेटा, उसकी हम शॉर्ट्स बनाकर आपको डाल देंगे, तुम चिंता मत करो, अभी बहुत टाइम है। ठीक है रईस बेटा, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, खुशबू कह रही है सर मेंटोरशिप सेशन ले लो। बिल्कुल, सिलेबस के कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डे मैं आपका मेंटोरशिप सेशन ले लूंगा खुशबू, ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फटाफट मैं एमसीक्यूज पे जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 चैप्टर के एमसीक्यूज एक साथ कराने वाला हूं। पहले एलएलपी एक्ट के कराऊंगा और फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट के कराऊंगा, तो फटाफट से सारे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आप जल्दी से मुझे बताते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? इनमें से कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या कॉर्पोरेशन सोल, किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज डी, इसको स्पेसिफिकली बाहर किया गया है, इसको स्पेसिफिकली बाहर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल एलएलपी एक एलएलपी है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। स्मॉल एलएलपी कौन सी एलएलपी होती है? जिसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख का होता है और जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख का होता है। बोथ ए एंड बी या आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी या आइदर ए और ए एंड बी। तो कौन सा लेंगे हम लोग? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी की परपेचुअल सक्सेशन है, अगर पार्टनर में चेंज होता है तो उससे एलएलपी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को एलएलपी पर अप्लाई किया जाता है, एलएलपी पर अप्लाई किया जाता है। सेव एज, तो क्या इंडियन पार्टनरशिप को एलएलपी पर अप्लाई किया जाता है? द आंसर इज नो। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कि यह स्टेटमेंट एकदम वाहियात है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम टाइम। अगर एलएलपी के पार्टनर 2 से कम हो गए हैं तो मैक्सिमम टाइम एलएलपी चलाने का क्या है बेटा? कितने महीने का टाइम मिलता है? 1 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम या 1 साल का टाइम। अगर एलएलपी के पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है वापस से 2 पार्टनर्स करने के लिए। अदरवाइज तो हमने देखा था ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर देगा या वो अकेला पार्टनर सवरेली लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर? नॉट ट्रू अबाउट द डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए। मिनिमम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो इंडिया में 120 डेज रहना चाहिए,
और वो इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए। 120 डेज, 182 डेज, तो क्या आएगा? डी पॉइंट गलत है, क्योंकि ये 120 वाला पॉइंट सही है, बट 182 यहां पर लॉ में नहीं लिखा हुआ है, सो डी पॉइंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट कितने दिन में फाइल हो जाती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। कितने दिन के अंदर फाइल हो जाती है बच्चों? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट बेटा 30 दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए, 30 दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वो मर गया, कुछ भी हो सकता है, वो पागल हो गया, वो छोड़कर चला गया, तो वो कितने दिन में कैजुअल वैकेंसी भरी जाएगी? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। कितने दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी भरी जाएगी? 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी भर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है, एबीसी एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है। कितने? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों के दोनों इंडिया में 145 दिन रहे हैं। कितने दिन रहे हैं? 145 दिन। आप बताओ एलएलपी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? 20,000 की पेनल्टी, 10,000 की पेनल्टी, 5,000 की पेनल्टी, या कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी? तो आप जानते हो कि भैया 120 दिन रहना था, 120 दिन रहे हैं कि नहीं? 145 दिन रहे हैं, तो कोई भी पेनल्टी इन पर लगाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर टू दी अबव, यानी ऊपर क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करा। अगर एलएलपी फेल हो जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सी, उन्होंने सी को अपॉइंट करा, उन्होंने सी को अपॉइंट करा और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नहीं बताया कि सी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो यहां पर आप बताओ कितनी पेनल्टी लगती है अगर रजिस्ट्रार को नहीं बताया? 20,000, 10,000, 5,000, 9 पेनल्टी। मेरे ख्याल से 5,000 की पेनल्टी आप पर लगनी चाहिए, 5,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए अगर आप बताते नहीं हैं तो। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करते? इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आप नहीं मेंशन करते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में? नेम ऑफ द एलएलपी, बिजनेस ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। कौन सी चीज को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करा? नाम मेंशन होता है, बिजनेस मेंशन होता है, पार्टनर्स का नाम मेंशन होता है, क्या चीज मेंशन नहीं होती? पार्टनर्स की लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फॉर्म भरा जाएगा अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो? अगर मैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं तो कौन सा फॉर्म भरूंगा? फॉर्म 1, 2, फिलिप या रन? फॉर्म 1, 2, फिलिप या रन? देखो, रन फॉर्म जो है वो नाम को रिजर्व कराने के लिए है। रन फॉर्म किस लिए है? टू रिजर्व यूनिक नेम, टू रिजर्व यूनिक नेम। तो यानी फिलिप फॉर्म का मतलब होता है फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर न्यू एलएलपी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मिस्टर एक्स कंपनी सेक्रेटरी है, मिस्टर एक्स कंपनी सेक्रेटरी है जिन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट यानी झूठा स्टेटमेंट दिया जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया था। आप बताइए ऐसे कंपनी सेक्रेटरी पर कौन सी पेनल्टी लगेगी? इंप्रिजनमेंट 2 साल तक का, फाइन जो कम से कम 10,000 मैक्सिमम 5 लाख, या दोनों, या पेनल्टी ऑफ 10,000, या पेनल्टी ऑफ 10,000। तो कंपनी सेक्रेटरी पर कौन सी पनिशमेंट लगेगी बेटा? ये वाली भी लगेगी, ये वाली भी लगेगी, यानी करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी एलएलपी को नाम रिजर्व करवाना है, अगर किसी एलएलपी को नाम रिजर्व करवाना है तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? फॉर्म 1, फॉर्म 16, फॉर्म फिलिप या फॉर्म रन एलएलपी? फॉर्म रन एलएलपी। तो यहां पर आप देखिएगा RUN रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम,
तो करेक्ट आंसर इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का नाम के एंड में क्या लिखा होता है? लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी वर्ड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है या ओपीसी? इनमें से कौन सा शब्द एलएलपी के नाम के आगे लिखा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखो या एलएलपी लिखो। ये आप लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी ये सब लिखने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर एलएलपी ने नाम रिजर्व कर लिया तो वो कितने महीने के लिए नाम रिजर्व होता है? अगर रजिस्ट्रार के पास नाम रिजर्व होता है तो कितने महीने के लिए होता है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या इनडेफिनेटली? तो बेटा 3 महीने के लिए नाम रिजर्व करा जाता है, 3 महीने के लिए नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलएलपी को उसका नाम चेंज करने का ऑर्डर देने की पावर, एलएलपी को उसका नाम चेंज करने का ऑर्डर देने की पावर किस अथॉरिटी के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रजिस्ट्रार के पास है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास है, ऑल ऑफ द अबव? किसके पास है? यस, द आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। हमने पढ़ा भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन एप्लीकेशन करता है? या तो कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट? ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू नोटिफाई द चेंज in name of LLP to registrar? What is the time limit to notify the change in name of LLP? कितने दिन के अंदर, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नाम चेंज करने को बोलती है और हम नाम चेंज कर लेते हैं, तो कितने दिन के अंदर बता देते हैं? कितने दिन के अंदर? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन? तो ध्यान रखिएगा 15 दिन के अंदर एलएलपी रजिस्ट्रार को बता देगी अपना नाम चेंज करने के 15 दिन के, ना कि 30 डेज, ना कि 30 डेज, 15 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस स्टडी क्वेश्चन है, छोटा छुटकू केस स्टडी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आता है, मिस्टर ए एक पार्टनर है एलएलपी में, उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव कर लिया। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यहां नहीं, यहां से देंगे आप। ये वाला तो अभी मैंने करा दिया, ये तो मैंने अभी करा दिया ना। चलिए, पहला, कितने टाइम के अंदर वो एड्रेस चेंज की बात, यानी पार्टनर एलएलपी को कितने दिन के अंदर बताएगा कि मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है? कितने दिन के अंदर बताएगा? 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर? कितने दिन में पार्टनर ने जो एड्रेस चेंज करा है वो एलएलपी को बताएगा? दैट इज 15 डेज के अंदर बताएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर मिस्टर ए बताता नहीं है, अगर मिस्टर ए 15 दिन में बताना भूल जाता है तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की या 100 रुपए पर डे? 100 रुपए पर डे। एक बच्चा तो कह रहा है ई, तो मेरे ख्याल से 10,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। अगर आपने नहीं बताया तो पार्टनर के ऊपर 10,000 रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी। कितनी?
10,000 रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताएगा? एलएलपी, यहां पर एलएलपी रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर बताएगा, यह आपको बताना है। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, कितने दिन के अंदर बताने वाला है? कितने दिन के अंदर बताने वाला है? तो एलएलपी बताता है बेटा 30 दिन के अंदर। एलएलपी बताता है बेटा 30 दिन के अंदर। ठीक है, याद रखना, पार्टनर तो बताता है 15 दिन में। सुनो, पार्टनर को बताना है एलएलपी को 15 दिन में, और एलएलपी को बताना है रजिस्ट्रार को 30 दिन में। ठीक है, चलिए, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलएलपी के लिए ट्रू है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलएलपी के लिए ट्रू है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होती एलएलपी में। हर पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट है, बट दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। हर पार्टनर एलएलपी और बाकी पार्टनर्स का एजेंट है, और हर पार्टनर अदर पार्टनर्स का तो एजेंट है, बट एलएलपी का एजेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी। बी फॉर बकवास। हां, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, एबीसी एलएलपी में 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। सी मर जाता है 22 जनवरी 2023 को, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन बी और ए ना एलएलपी को कंटिन्यू रखते हैं इन द नेम ऑफ एबीसी ओनली ही टिल दिसंबर 2023। अब मरने के बाद मई 2023 में एलएलपी ने 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। आपको यह बताना है, क्या सी की प्रॉपर्टी या सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस लोन के लिए लायबल होगा या नहीं होगा? तो यही बात यहां पे लिखी है, क्योंकि सी का नाम अभी भी एलएलपी के नाम में आ रहा था, इसीलिए सी का रिप्रेजेंटेटिव लोन के लिए लायबल होगा। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि सी का नाम एलएलपी के नाम में आ रहा था, इसीलिए सी की प्रॉपर्टी जो है वो लोन के लिए लायबल होगी। सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी और सी की प्रॉपर्टी भी लोन के लिए लायबल होगी। और लास्ट पॉइंट, ना तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ना ही उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी आफ्टर द डेट ऑफ द डेथ। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी फॉर डरावना एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अगर किसी एलएलपी, मान लो एबीसी एलएलपी है, जिसने अपने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड किया है, जिसने अपने क्रेडिटर्स के साथ क्या किया है? फ्रॉड किया है, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस फ्रॉड करने के? पहला कॉन्सिक्वेंस, पर्सन गिल्टी शॉल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 साल एंड विद फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख। पर्सन गिल्टी शॉल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर अदर लॉ एज वेल, and the person guilty shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage, and the last all of the above, last all of the above। तो कौन सा बेटा तीनों चीजों के लिए लायबल होगा? आपको ये यहां भी लगेंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलेगी, और जिसका नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। सो डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज द पावर टू रिड्यूस वेव द पेनल्टी? हु हैज द पावर टू रिड्यूस और वेव द पेनल्टी ऑन अ पार्टनर अंडर द एलएलपी एक्ट? तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है,
ट्राइब्यूनल के पास पावर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये जो क्वेश्चन बना है ये विसल ब्लोअर के सेक्शन से बना है कि विसल ब्लोअर अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ दे देता है तो पार्टनर की जो वो चीज है वो रिड्यूस कर दी जाती है। किसके पास पावर थी वहां पर? ट्राइब्यूनल के पास वहां पर पावर दी गई है। किसके पास पावर दी गई है? ट्राइब्यूनल के पास पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार कितने एमसीक्यू हैं भाई, कितने एमसीक्यू है यहां पर, खत्म ही नहीं होते, एक बार स्टार्ट होते हैं तो। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बिकम पार्टनर इन एन एलएलपी। मिस्टर एक्स एलएलपी में पार्टनर बनना चाहते हैं। आपको यह बताना है कि किस फॉर्म में वो अपना कैपिटल लेकर आएंगे। टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इनटेंजिबल, मनी, प्रॉमिसरी नोट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसेज परफॉर्म, किस फॉर्म में लेकर आएंगे, या एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। तो किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म में जो है कंट्रीब्यूशन लाया जा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बेसिस पर बनाने होते हैं? कैश बेसिस पर, एक्रूवल बेसिस पर, मर्केंटाइल बेसिस पर, या कैश और एक्रूवल बेसिस, या कैश और एक्रूवल बेसिस। तो लॉ कहता है डी, ठीक है, ठीक है, कैश और एक्रूवल बेसिस। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को प्रिपेयर करने की टाइम लिमिट कितनी है? 30 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 60 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 90 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा हाँ, दरेन कह रहा है डी फॉर दूर की नानी, और वो भी किसकी? जसमीत सर की। डी 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर? यहां पे प्रिपेयर की जगह कर लेता हूं मैं फाइल। फाइल करने के, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करते, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करते हैं। हाँ, संतोष कह रहा है गुरी सर सारे लेक्चर अटेंड करते हैं। बिल्कुल बेटा, सारे लेक्चर पूरा दिन यही तो करता हूं। आज तुम्हें क्या सिखाया? एएमटी सिखाया है सर ने, है एएमटी सिखाया है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना। चलो सुनो मेरी बात, कौन सी पेनल्टी लगेगी? 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1,50,000 डेजिग्नेटेड पार्टनर, 25,000, 10,000, 5 लाख, 1 लाख। तो बेटा फाइल करने पे आपको ये वाली पेनल्टी लगती है, ए वाली, ठीक है, फाइल करने पे आपको ए वाली पेनल्टी लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ एन एलएलपी? एलएलपी के एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की बात हो रही है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीना। कितने दिन? 60 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 60 दिन। बच्चा कह रहा है अकाउंट्स में भी बता दो क्या सिखाया बेटा? नितिन सर ने आज तुम्हें AS20 सिखाया है, ठीक है, वेटेड एवरेज वगैरह निकालना सिखाया, पार्टली पेड अप, वही सब। चलिए चलो, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स which an LLP file with the registrar are not available for inspection by the outsider? तो यहां पर सिंपल सी बात है बेटा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी, और एनुअल रिटर्न। तो बेटा ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज द पावर, हु हैज द पावर टू समन अ फॉर्मर पार्टनर? किसके पास एलएलपी एक्ट में पावर है
फॉर्मर पार्टनर को समन भेजकर अपने पास बुलाने की, इंफॉर्मेशन मांगने की किसके पास पावर थी बेटा? ठीक है, जल्दी बताइए। डेजिग्नेटेड पार्टनर, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्राइब्यूनल? ये हमने अलग से पढ़ा है बेटा, अलग से पढ़ा था, ये तो सेक्शन ही अलग है। किसके पास पावर थी? समन भेजकर कोई भी इंफॉर्मेशन मंगाने की रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है जो उसे एलएलपी एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए लगने वाली है। अगर रजिस्ट्रार को वो इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलती तो वो उस पर्सन को क्या कर लेता है? बुला लेता है किसी भी इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज रजिस्ट्रार। नेक्स्ट आता है हु हैज द पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एलएलपी एक्ट के अंदर। एलएलपी एक्ट के अंदर पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, एलएलपी एक्ट के अंदर पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस किसके पास है? कौन अथॉरिटी है बेटा? डेजिग्नेटेड पार्टनर है, रजिस्ट्रार, रीजनल डायरेक्टर या ट्राइब्यूनल? तो याद रखिएगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाती है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाती है कंपाउंडिंग की, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो देता है वो रीजनल डायरेक्टर देता है या एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर देता है, नॉट बिलो। तो ट्राइब्यूनल नहीं है बेटा, कौन है? रीजनल डायरेक्टर के पास ये पावर है कंपाउंडिंग अप्रूव करने की, कंपाउंडिंग अप्रूव करने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मिनिमम गैप। तो अगर हम ऑफेंसेस को कंपाउंड करना चाहते हैं तो दो ऑफेंसेस के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 3 महीना, 30 महीना, 3 साल। अरे एलएलपी एक्ट में ऐसा कुछ भी बकवास नहीं बताया, तो कितना? 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि आप उसे बार बार कंपाउंड करा सको, ताकि आप उसे, क्योंकि 3 साल बाद उस ऑफेंस को दोबारा से फर्स्ट ऑफेंस मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, अगर आप एलएलपी एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस को कंपाउंड करना चाहते हैं तो कौन सा ऑफेंस कंपाउंड करवा सकते हो? जिसमें पनिशेबल विद फाइन ओनली वाला, जिसमें फाइन भी है या जेल भी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेल है, या सभी को आप कंपाउंडिंग करा सकते हो? तो बेटा ध्यान रखना, कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ फाइन ओनली वाले ऑफेंसेस की होती है, फाइन ओनली वाले ऑफेंसेस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not correct in case of LLP, not correct in case of LLP। सबसे पहला, the rights of a partner to share profit are transferable, यानी पार्टनर का जो राइट है, पार्टनर का जो राइट है प्रॉफिट रिसीव करने का, क्या वो ट्रांसफरेबल है? हां वो ट्रांसफरेबल है। पार्टनर का जो राइट है डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव करने का, क्या वो भी ट्रांसफरेबल है? हां वो भी ट्रांसफरेबल है। लेकिन जैसे ही पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर करता है, इससे क्या होता है? उस पार्टनर का डिसएसोसिएशन हो जाता है एलएलपी से। इससे उस पार्टनर जिसने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर किया उसका डिसएसोसिएशन हो जाता है एलएलपी से। और चौथा, जिस पर्सन को आपने राइट ट्रांसफर किया, दैट इज ट्रांसफरी, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो एलएलपी के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो कौन सा गलत इंफॉर्मेशन है, कौन सी करेक्ट नहीं है बेटा? दैट इज सी, सी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा? देखो पार्टनरशिप फॉर्म तो कन्वर्ट हो सकती है सेकेंड शेड्यूल से, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है थर्ड शेड्यूल से, अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है फोर्थ शेड्यूल से। तो कौन सी कंपनी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी? लिस्टेड कंपनी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकती है।
दर्शिल कह रहा है डी भी तो है बेटा। दर्शिल ध्यान से पढ़ो डी वाला ऑप्शन दोबारा, तुम्हें समझ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म सुधीर रंजन एंड एसोसिएट्स। सुधीर रंजन एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि 2005 में बनी थी। अब वो कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में। आप बताओ फर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? शेड्यूल 1 फॉलो करेंगे, शेड्यूल 2 फॉलो करेंगे, शेड्यूल 3 फॉलो करेंगे या शेड्यूल 4 फॉलो करेंगे? फर्म को अगर हमें एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो करेक्ट आंसर इज शेड्यूल 2 फॉलो किया जाएगा। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट होना है, कौन सा शेड्यूल फॉलो होगा? प्राइवेट लिमिटेड को अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा शेड्यूल फॉलो होगा बेटा, जल्दी बता दो। चलिए शेड्यूल 3 फॉलो होगा। लास्ट, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉलो करेंगे? शेड्यूल 1 2 3 4, कौन सा शेड्यूल फॉलो करेंगे? फोर्थ शेड्यूल फॉलो किया जाएगा, फोर्थ शेड्यूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, खत्म हो गए क्या क्वेश्चन? अरे भाई साहब एमसीक्यू नहीं है ये, जानलेवा एमसीक्यूज हैं। अगर एक स्कीम है अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम है, उसके लिए अप्रूवल किसका लिया जाता है? बताओ। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को अप्रूव कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हो, हाई कोर्ट के पास जाते हो, एनसीएलटी के पास जाते हो या स्पेशल कोर्ट के पास जाते हो? किसके पास जाते हो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट लेकर? बिल्कुल एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी स्कीम को अप्रूव कराना है पार्टनर या क्रेडिटर से, पार्टनर या क्रेडिटर से अप्रूव कराना है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इट शॉल बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 50% मेजॉरिटी इन नंबर, मोर देन 50% होना चाहिए इन नंबर एंड मोर देन 75% मेजॉरिटी इन वैल्यू, या मोर देन 75% मेजॉरिटी इन नंबर, या बोथ ए एंड बी टुगेदर। प्रियांशु कह रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में कल ही तो मैंने एग्जांपल दिए थे, कहां थे बेटा तुम? आपका मर्जर, डीमर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का पार्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज 50% इन नंबर एंड 75% इन वैल्यू, एंड 75% इन वैल्यू। सो बोथ ए एंड बी टुगेदर, बोथ ए। अंकित कह रहा है डी फॉर दिव्या, क्या वैसी बातें करते हो? चलो क्वेश्चन नंबर 42 आप खुद ट्राई करेंगे, आप ही रीड करें, आप ही ट्राई करें, आप ही रीड करें, आप ही ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से पढ़ लो 42, और मुझे खुद ब खुद फटाफट से आंसर बता दो निकाल के क्या कहना चाह रहा है। इधर हो जाऊं क्या और थोड़ा?
बच्चा कह रहा है कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो हमें दे दिया। चलिए जल्दी बताइए। चलिए आई होप सब बच्चों ने कर लिया है। तो यहां पर बेटा 70 क्रेडिटर थे, 30 लाख की वैल्यू थी, लेकिन मीटिंग तो सिर्फ 40 लोगों ने करी। 40 लोगों में मेजॉरिटी कितने से होंगी? 21 क्रेडिटर्स की मेजॉरिटी होगी। ठीक है, ओके सर। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 20 लाख रुपए, तो 20 लाख में से 3/4 कितना होगा 20 लाख का? 15 लाख रुपए। यानी 21 क्रेडिटर और 15 लाख रुपए, 21 क्रेडिटर और 15 लाख रुपए, 21 क्रेडिटर और 15 लाख रुपए। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 42 एक बारी पढ़ो, इसको भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए एक बारी प्लीज, जल्दी से पढ़ लो 43। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। शिल्पा बेटा मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया बेटा। अबे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। कह रहा हर्ष, कह रहा ऑप्शन दिखा दो। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, मुझे बता दो ना नंबर ऑफ पार्टनर्स और लिमिट्स क्या आई है। बंदिता कह रही है 21 क्रेडिटर्स नहीं समझ आया। बेटा मैं अगर 40 क्रेडिटर मीटिंग में आए थे तो मेजॉरिटी कितने से होगी बंदिता बेटा? जल्दी बताओ। है बंदिता बेटा, अगर मीटिंग में 40 क्रेडिटर आए थे तो मेजॉरिटी इन नंबर कितने से होगा? इक्कीस क्रेडिटर से ही तो होगा बेटा। 21 क्रेडिटर, यानी कम से कम 21 क्रेडिटर को हां बोलना पड़ेगा। चलिए तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो बेटा यहां पर बोला गया है अमलगमेशन हो रहा है मैग्नम एलएलपी और माइक्रो एलएलपी में। पार्टनर्स की मीटिंग हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ कंसीडरिंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ओके सर। एलएलपी में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? टोटल है 1.5 करोड़। और मैक्सिमम इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं जल्दी बताओ। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? नहीं बताया। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन मीटिंग में सारे पार्टनर्स में से जितने भी थे उनमें से 5 लोगों ने मीटिंग अटेंड करी जिनके पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। 5 लोगों में से 3 लोगों ने फेवर में दिया। 3 लोगों ने क्या करा? कहां गया? 3 लोगों ने, 3 पार्टनर जिनके पास 70 लाख था उन्होंने फेवर में कहा, और एक पार्टनर जिसके पास कितना था? 20 लाख रुपए था, उसने अगेंस्ट में दिया। उसने अगेंस्ट में दिया। ठीक है, और एक पार्टनर जिसके पास 10 लाख रुपए था
ना तो उसने फेवर में दिया ना उसने अगेंस्ट में दिया, वो तो उठकर ही चला गया, वो तो उठकर ही चला गया। ठीक है, तो अब बताइए, 4 पार्टनर्स 90 लाख रुपीस, 4 पार्टनर्स 90 लाख रुपीस, क्या ये मेजॉरिटी में है? यस और नो? क्या मेजॉरिटी इन नंबर है या नहीं है? फर्स्ट कंडीशन, क्या मेजॉरिटी इन नंबर है? हां सर, मेजॉरिटी इन नंबर है, क्योंकि 4 में से 3 लोगों ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट, 90 लाख में से अगर 70 लाख हो रहा है तो परसेंटेज कितना आएगा? जल्दी बता दो मुझे, अगर 90 में से 70 लाख ने फेवर में दिया है तो परसेंटेज कितना आएगा? बता दो, वरना मुझे फिर फोन लाना पड़ेगा। परसेंटेज बता दो। $77.77 आ रहा है, 77.77% आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या ये 75% से ज्यादा है? द आंसर इज यस। और इसीलिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? जल्दी ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है चारों में से? यस, सो द करेक्ट आंसर इज डी। स्कीम जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से अप्रूव हुई है। कुछ बच्चों को रात को नींद नहीं आएगी कि सर 5वें पार्टनर जो मीटिंग में आया था उसका कैलकुलेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा वो प्रेजेंट तो था लेकिन उसने वोटिंग नहीं करी, इसीलिए उसको नहीं लिया है। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल approving the compromise or arrangement of an LLP shall be filed with registrar। ये जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है जिसमें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अप्रूव करा है, वो कितने दिन में रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाना चाहिए? 15, 30, 45, 60। कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए बेटा? 30 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 दिन के अंदर फाइल नहीं करते हो तो वो ऑर्डर अफेक्टिव ही नहीं होता, वो ऑर्डर अफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बेटा एलएलपी के पास 2 ऑप्शन है मर्जर करने के। पहला ऑप्शन है कि बेटा एलएलपी गामा एलएलपी के साथ मर्ज हो सकती है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो जीटा लिमिटेड के साथ मर्ज हो सकती है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, बीटा एलएलपी जो है चाहे तो गामा एलएलपी के साथ मर्ज हो जाए, चाहे तो जीटा लिमिटेड के साथ मर्ज हो जाए। बेटा लिमिटेड जो है, ठीक है, अच्छा ये वो वाला बेटा नहीं है, ये वो वाला बीटा वाला बीटा है। अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा बीटा, चलो आगे। बीटा लिमिटेड कैन मर्ज विद गामा एलएलपी बट नॉट विद द जीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड कैन नॉट मर्ज विद गामा बट कैन मर्ज विद जीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड कैन नाइदर मर्ज विद गामा नॉर विद द जीटा लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, क्योंकि आप एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ मर्ज हो सकती है, ठीक है, लेकिन जीटा कंपनी के साथ मर्ज नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर, एलएलपी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी, एलएलपी बोर्ड और स्पेशल कोर्ट। जल्दी बताइए कौन सा आया था? सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी, एलएलपी बोर्ड या स्पेशल कोर्ट? किसके पास पावर होती है? एनसीएलटी के पास पावर होती है वाइंडिंग अप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक एलएलपी कितने सालों तक अपना अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न कॉन्जिक्यूटिवली फाइल नहीं करती
तो ट्राइब्यूनल ऐसी एलएलपी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देता है। 2 साल तक फाइल नहीं करती, 3 साल तक फाइल नहीं करती, 5 साल तक फाइल नहीं करती, या 7 साल तक। हां, दरेन कह रहा है ट्राइब्यूनल। बेटा एनसीएलटी, तुम्हें पहले ना ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए दरेन बेटा, ठीक है। तुम्हारी किताब में दी हुई है शुरुआत में ही कि ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, वो पढ़ना चाहिए तुम्हें। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर वाइंडिंग अप अंडर द एलएलपी एक्ट। जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। द आंसर इज सी, क्योंकि ये वाला ऑप्शन अब कहां चला गया है, क्योंकि अब ये एलएलपी एक्ट में नहीं रहा, अब ये एलएलपी एक्ट में नहीं रहा, ये अब चला गया है आईबीसी 2016 में, और यहां से इस रीजन को हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एक्यूरेट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एलएलपी, एक एलएलपी है जो कि अल्ट्रा पावर्ड सोफेस्टिकेटेड गन्स, अल्ट्रा पावर्ड सोफेस्टिकेटेड गन्स यानी कट्टे बनाती है, ठीक है। द एलएलपी का टाइप है, ठीक है, कि वो अपनी 100% बंदूकें सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल नंबर ऑफ गन्स जो मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा। लेकिन जब इस एलएलपी का ऑडिट हुआ, जब इस एलएलपी का ऑडिट हुआ, तो ये रिवील हुआ कि एलएलपी वाज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, बंदूकें बना रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन डिक्लेयर कर रही थी कम, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड गन्स को वो बेचा करती थी टेररिस्ट ग्रुप को। किसको बेचा करती थी? टेररिस्ट ग्रुप को बेचा करती थी, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी, कौन सा रीजन यहां पर लगेगा बेटा? अगर ये एलएलपी गन्स को टेररिस्ट ग्रुप को बेचेगी तो कौन सा रीजन लगेगा यहां पर? मिस रिपोर्टेड वाला रीजन, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी वाला रीजन, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेस नंबर दिया। कौन से वाला रीजन आएगा? अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला रीजन लगेगा। मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। in case an LLP or any partner, in case an LLP or any partner or designated partner commits any offense, तो उनके ऊपर subsequent offense पर कितनी पनिशमेंट होती है? कितनी पनिशमेंट होती है? ट्वाइस द इंप्रिजनमेंट, जेल को भी डबल कर दोगे और फाइन को भी डबल कर दोगे। इंप्रिजनमेंट को सेम रखना, फाइन को डबल कर देना, इंप्रिजनमेंट को डबल कर देना, फाइन को सेम रखना, और सेम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, सेम अमाउंट ऑफ फाइन, सेम अमाउंट ऑफ फाइन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा? बी, ठीक है, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के होते हैं खत्म। ओके, 50 एमसीक्यू हमने एलएलपी के कर लिए। चलिए, तो यहां पर मैं आपको 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक देता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशंस पर।
ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक यहां पर दे देता हूं, वरना फिर बीच में मुझे जो है रुकना पड़ेगा अननेसेसरी। फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट, बेटा ये रहे जनरल क्लॉजेज एक्ट के एमसीक्यू, ये रहे जनरल क्लॉजेज एक्ट के एमसीक्यू, ये रहे बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एमसीक्यू। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को बच्चों। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जल्दी डिस्कस कर लेंगे बच्चा, तो फिर मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के भी एमसीक्यू आज ही करा दूंगा। ठीक है, ओके। अगर हम अपनी टाइम से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं और हमारे पास टाइम बच जाता है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी मैं अभी करा दूंगा। लेकिन अगर टाइम हो जाता है तो कल मैं डाउट सेशन से पहले या डाउट सेशन के बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन के एमसीक्यू करा दूंगा। चलिए, तो लेट्स गो टू दी क्वेश्चन बैंक। द एलएलपी एक्ट, पेज नंबर कौन सा है भाई किताब का? पेज नंबर है बेटा 148, पेज नंबर है 148। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले सब लोग ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ एलएलपी एंड चेंज एज पर दी एलएलपी एक्ट 2008। रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड पूरा सेक्शन कोट करना है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बताएंगे कि हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना क्या होता है,
मैंडेटरी होता है, जहां पर कोई भी कम्युनिकेशन या नोटिस भेजा जा सकता है और जहां पर किसी ना किसी को रिसीव करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी को, पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना है तो वो हम कहां भेज सकते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेज सकते हैं, या तो नॉर्मल पोस्ट से, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, या किसी और तरीके से जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करा गया है। क्या एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? बिल्कुल चेंज कर सकती है, लेकिन अगर एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है तो उसको नोटिस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ। अगर वो नोटिस रजिस्ट्रार के साथ फाइल नहीं करेगी तो वो चेंज अफेक्टिव नहीं माना जाएगा। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ और सिर्फ तब इफेक्टिव माना जाता है जब उसका नोटिस जो है आरओसी के साथ फाइल कर दिया जाता है। अगर कोई भी डिफॉल्ट एलएलपी ने किया, या है ना, अगर कोई भी डिफॉल्ट इस सेक्शन में किया तो एलएलपी को और उसके सारे पार्टनर्स की वाट लगा देंगे। कितना? 500 रुपए हर दिन, जब तक कि डिफॉल्ट चलता रहेगा। 50,000 रुपए एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा केस है जहां पर एलएलपी और उसके पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी की जगह क्या हो जाती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। तो यह केस कौन सा होता है बेटा? फ्रॉड का केस होता है। अगर एलएलपी ने या उसके पार्टनर ने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड किया है या किसी और पर्सन के साथ फ्रॉड किया है तो एलएलपी की और पार्टनर की जो फ्रॉडुलेंट पर्पस में इन्वॉल्व थे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, और कितनी पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी? कितनी पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी बेटा? इंप्रिजनमेंट 5 साल तक का एंड फाइन 50,000 रुपए से 5 लाख तक का। इतना ही नहीं, पेनल्टी तो लगेगी, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी? बिल्कुल, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। इतना ही नहीं, अगर इसकी वजह से किसी और पर्सन को नुकसान हुआ होगा, किसी और पर्सन को नुकसान हुआ होगा तो उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरी क्वेश्चन है। सिर्फ यह बोलता है कि एलएलपी जो है ना, एलएलपी वो कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देती है और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी का भी बेनिफिट देती है। यह तो हमने कई बार पढ़ा है कि एलएलपी जो है वो एक हाइब्रिड फॉर्म है। किस चीज का हाइब्रिड फॉर्म है बेटा? किस चीज का हाइब्रिड फॉर्म है? दोनों कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड फॉर्म बनाया गया है। इसमें बेटा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती ही है। द एलएलपी अलाउज द मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप अपने एग्रीमेंट से सब कुछ डिसाइड कर सकते हो और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि एलएलपी ने जितना भी लोन लिया है उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगी, ना कि उसके पार्टनर्स, बिकॉज every partner is the agent of LLP and not of the other partner and not of the other partner। तो नॉर्मली ये LLP कौन कौन खोलता है बेटा? ये नॉर्मली LLP बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट, प्रोफेशनल्स वगैरह खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट LLP। अगर आप LLP खोलना चाहते हैं तो उसकी प्रोसीजर नहीं पूछा बेटा। क्या प्रोसीजर पूछा है कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर क्या है? नहीं, यहां पर पूछा है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अगर कोई पर्सन एलएलपी खोलना चाहता है। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होता है। दूसरी है कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, एक अकेला बंदा एलएलपी नहीं खोल सकता। तीसरी, एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। चौथा, हमारे पास मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से कि एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होना चाहिए? डी पिन होना चाहिए, एलएलपी नाम। तो ये सारी बेसिक बातें उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या स्टेप्स है बेटा? 3 स्टेप्स हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सबसे पहले आप नाम रिजर्व कराओगे। नाम रिजर्व करने के लिए आप क्या फाइल करोगे? ठीक है, नाम रिजर्व करने के बाद आप क्या करोगे? नाम रिजर्व आप रन एलएलपी से करते हो, जो कि 3 महीने के लिए किया जाता है, जो कि 3 महीने के लिए किया जाता है। इनकॉर्पोरेट करोगे एलएलपी को, क्या करोगे?
इनकॉर्पोरेट करोगे एलएलपी को, जब आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसमें फाइल करोगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और फिर आएगा आपका एलएलपी एग्रीमेंट। ये हम कब फाइल करेंगे? जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर हमें ये फाइल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एलएलपी will be liable and not liable for the acts of the partner। आपको बताना है कि कौन कौन से केसेस में एलएलपी लायबल होती है और कौन कौन से केसेस में एलएलपी लायबल नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे कि अगर अल्ट्रा वायरस होता है तो एलएलपी उसके लिए लायबल नहीं होती है, यस और नो। ठीक है, अगर अल्ट्रा वायरस होता है तो एलएलपी उसके लिए लायबल नहीं होती है। सो द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with his authority। ठीक है, नॉर्मली जो LLP है वो लायबल होती है, बट LLP कब लायबल नहीं होगी? अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के बाहर कोई काम कर दिया और थर्ड पर्सन को पता था कि यह काम पार्टनर की अथॉरिटी के बाहर है, यह काम पार्टनर की अथॉरिटी के बाहर है। तनिष गुप्ता कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्या नहीं समझ आया? क्या हमने लेक्चर 1 में ही तुम्हें सिखा दिया था बेटा कि एलएलपी जो होती है उसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, जैसे कंपनी में होती है, और उसमें जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम एग्रीमेंट बनाकर सब कुछ डिसाइड करते हैं, वैसे ही एलएलपी में भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तो लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस हो गया था, जब मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी और बेनिफिट्स ऑफ कंपनी को मिक्स करके एलएलपी बनाकर दिखाई थी। तो इसमें कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें नहीं समझा, ये बताओ बस मुझे। ये बताओ तनिष, कौन सा पॉइंट तुम्हें नहीं समझ आया कि ये तो भाई क्लास में कवर ही नहीं हुआ, ये तो कुछ नया बता दिया। बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए 6 और 7 के बीच में और लिखा हुआ है, क्या यहां पर और वर्ड आना चाहिए था क्या? नहीं, इसको यहां से काट दीजिए और सीधा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 से। कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ट्राइब्यूनल, ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ट्राइब्यूनल जो है बाइंडिंग अप कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पहला केस, अगर एलएलपी डिसाइड करती है एलएलपी विल बी बाउंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल, ठीक है, ओके। सेकंड, if for the period of more than 6 months, if for the period of more than 6 months the number of partner of LLP is reduced below 2, is reduced below 2। मुझे बताओ क्या थर्ड वाला पॉइंट आना चाहिए था क्या यहां पर? द आंसर इज नो। तो सारे बच्चे थर्ड पॉइंट को काट देंगे और लिख देंगे डिलीटेड। क्या लिख देंगे? थर्ड पॉइंट को काटकर क्या लिख देंगे बेटा? डिलीटेड लिख देना, क्योंकि ये पहले हुआ करता था, बट आज की तारीख में ये एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, आज की तारीख में ये एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, अगर 5 साल तक आपने अकाउंट्स या सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, या जस्ट एंड इक्विटेबल वाला केस, या जस्ट एंड इक्विटेबल वाला केस। तनिष्क कह रहे सर लिखा था इंटरनल स्ट्रक्चर। तनिष्क, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनली बिजनेस कैसे रन होगा उसकी बात हो रही है, कि आप एलएलपी एग्रीमेंट में बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, कितने इंप्लॉइज होने वाले हैं, कैसे पार्टनर कम करने वाले हैं, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर तनिष्क बेटा सारी की सारी एलएलपी एग्रीमेंट से गवर्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 तो आप पढ़ लेंगे, इसमें मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था। पूरा का पूरा आपको इनमें से एनी, वैसे तो इसके आने के चांसेस कम है, बट आप इसमें से एनी 6 to 7 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th में बस ये पूछा है, अगर एलएलपी का प्रोसीजर बता दो ऑफ चेंजिंग द नेम, ऑफ चेंजिंग द नेम। ठीक है, तो एलएलपी में यहां पर इन्होंने नेम चेंजिंग का तो पूछा है, लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे बेटा, इस केस में एक्चुअली में जो उन्होंने आंसर दिया है वो है कंपलसरी चेंज का। कौन सा आंसर दिया हुआ है बेटा? कंपलसरी चेंज वाला आंसर दिया हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी को गलती से ऐसा नाम एलोकेट हो गया जो कि बहुत ज्यादा मिलता जुलता है किसी दूसरी एलएलपी से, किसी दूसरी कंपनी से, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, तो उस केस में भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती है एलएलपी को नाम चेंज करने का। और कितने महीने में नाम चेंज करना पड़ेगा भैया? यहां पर आपको 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करने के कितने दिन में रजिस्ट्रार को बताओगे? 15 दिन में रजिस्ट्रार को बताओगे। अगर 3 महीने में नाम चेंज नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एलएलपी का एक नया नाम रख देगी, खुद से एलएलपी का एक नया नाम रख देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन क्वेरी क्वेश्चन है। इनमें से आप कुछ भी 6 to 7 पॉइंट्स लर्न कर लेना, इनमें से आप कोई भी 6 to 7 पॉइंट्स लर्न कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हो गया, 15 ये भी हो गया। हां, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में आने के बिल्कुल माइन्यूट चांसेस भी नहीं है इस क्वेश्चन के। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी क्या होती है भाई? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, जिसमें पार्टनर होते हैं, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे गवर्न किया जाता है? एलएलपी एग्रीमेंट से गवर्न किया जाता है। ये बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है। यही सारी बातें यहां पर बताई गई है कि एलएलपी एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी होती है जो कि आपको बेनिफिट देती है लिमिटेड लायबिलिटी के भी, जो कि कंपनी का बेनिफिट है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है इंटरनल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की कि इंटरनली बिजनेस कैसे चलेगा। क्योंकि इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसीलिए एलएलपी का धंधा चलता रहेगा, भले ही उसके पार्टनर चेंज होते रहे। एलएलपी चलती रहती है क्योंकि एलएलपी बनती भी लॉ से है और मरती भी लॉ से है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो एलएलपी अगर कोई भी लोन लेगी तो उसे चुकाने के लिए उसके सारे एसेट्स को बेच दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन क्या पार्टनर के पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा क्या? नहीं। पार्टनर से कितना पैसा मंगा सकती है एलएलपी? जितना उसने वादा किया था एग्रीमेंट में, उससे ऊपर का पैसा एलएलपी उस पार्टनर से नहीं मंगा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टनर गलत काम करता है, अनऑथराइज्ड काम करता है, तो क्या उस गलत काम के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनर्स प्रोटेक्टेड हैं अदर पार्टनर के गलत काम से। ठीक है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से पता चलते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट से पता चलते हैं। और अगर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो कहां से पता चलते हैं? फर्स्ट शेड्यूल से पता चल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो शायद मैंने करा दिया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कराया था क्या? क्वेश्चन नंबर 18 करा दिया था, और इस क्वेश्चन में गड़बड़ भी थी। ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन यहां पे राम आया था तो ये हमने कर लिया था, इसमें राम वाली जो गड़बड़ करी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहां से कट कर सकते हो।
रीजन बीइंग इस क्वेश्चन की जो आंसर की थी वो गलत दी हुई है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूं तो मुदित क्रेडिटर है, ध्यान से सुनिएगा, मुदित क्रेडिटर है देवी राम फूड सर्कल एलएलपी में, देवी राम फूड सर्कल एलएलपी में वो क्रेडिटर है। उसने 10 लाख रुपए लेने थे एलएलपी से, बट एलएलपी के एसेट सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए के हैं। अब मुदित जो है, जो 3 लाख रुपए कम बच रहे हैं, वो लेना चाहता है एलएलपी के पार्टनर से। आप बताइए क्या मुदित 3 लाख रुपए एलएलपी के पार्टनर्स पर केस करके उनके पर्सनल एसेट्स में से पैसे ले सकता है क्या? क्या यह पॉसिबल है? द आंसर इज नो। मुदित कैन नॉट क्लेम द डेफिशिएंसी ऑफ 3 लाख रुपीज because the creditors of LLP are the creditors of LLP only and not of the other partner and not of the other partner and not of the other partner. Last question number 21. Last question number 21. चलिए अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 21, ये भी नहीं हुआ क्या? लग तो रहा है मुझे पढ़ के कि क्वेश्चन नंबर 21 हो गया होगा, बट ठीक है अगर नहीं हुआ तो चलिए। कनिक, प्रियांश, अभिनव, भावना पार्टनर थे सिंह जैन एंड एसोसिएट्स एलएलपी में। अभिनव रिजाइन कर देता है फर्म से 1/11/2022 को, उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन यह बात आरओसी को नहीं बताई गई, ना तो एलएलपी ने आरओसी को बताई और ना ही अभिनव ने आरओसी को बताई कि वो एज अ पार्टनर अब इस एलएलपी में काम नहीं करता। आपको बताना है क्या अभिनव फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए भी लायबल होगा या नहीं होगा? क्या फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल होगा या नहीं होगा? तो बेटा इस केस में क्या होगा? इस केस में क्योंकि आपने रेजिग्नेशन का नोटिस आरओसी को नहीं दिया, Abhinav will still be liable for the loss of the firm of the transactions entered after 1/11/2022। क्यों? क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कि किसको? रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चिंटू कौन था? चेतना का एक डाउट आ रहा था बार बार, वो ले लेते हैं। आइए, चेतना का एक डाउट आ रहा था। और किसी का डाउट है क्या क्वेश्चन आंसर में? बता दीजिए मुझे अगर डाउट है तो। चेतना का डाउट ले लेते हैं, चेतना का डाउट। बाकी किसी का भी है तो बता दीजिए मुझे। ये वाली फाइल मैं आज अपलोड कर दूंगा एलएलपी की। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। चलिए इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन कहां है? ये कह रही है चेतना, कह रही है सर किताब में पेज नंबर 12.19 पर नाम को रिजर्व कराने के लिए, ठीक है, नाम को रिजर्व कराने के लिए रन एलएलपी फॉर्म लिखा हुआ है, बट यहां पर ई फॉर्म 1 लिखा हुआ, तो इसे काट लो बेटा। ई फॉर्म 1 की जगह आप लिख लो फॉर्म रन एलएलपी, फॉर्म रन एलएलपी लिख लो। और यहां पर ई फॉर्म 2 को काट कर क्या लिख लोगे? ई फॉर्म फिलिप लिख लो, ई फॉर्म फिलिप लिख लो, ई फॉर्म फिलिप। ठीक है, बस हो गया। कोई दिक्कत चेतना मैडम? अब जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 एक बार बता दीजिए। शिखा मैडम कह रही है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई साहब। ये क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 वाला, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार
शिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ इतना कहता है कि अगर एक एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का नाम सेम है तो इसकी वजह से एलएलपी को अपना नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। एलएलपी अपना नाम तब चेंज करती है अगर वो किसी और एलएलपी या किसी और कंपनी से मिलता जुलता है, ना कि किसी पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है शिखा, यही बात बस उसमें बताई गई है। यस यकीब बेटा, यकीब पूछ रहा है सर क्या क्वेश्चन नंबर 19 में 3 लाख रुपए पार्टनर पर्सनली नहीं दे सकते, बट अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन में एग्री करा हुआ था तो क्या उतना मंगा सकते हैं? बिल्कुल मंगा सकते हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता और कोई डाउट है आप लोगों को। चलिए मैं चल रहा हूं, फिर एमसीक्यूज पे चला जाए। फिर एमसीक्यूज पे चला जाए क्या, जनरल क्लॉजेज एक्ट के। आप लोग रेडी हो क्या? रेडी हो कि नहीं हो? जल्दी बताओ, रेडी हो या नहीं हो? पेज नंबर 12.13.6, पेज नंबर 12.13। क्या हो गया बेटा पेज नंबर 12.13 पे? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? 12.13 में पॉइंट नंबर 6 बेटा क्या नहीं समझा बादल? इसमें मैंने आपको सिंपल बताया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है तो उसका प्रोसीजर एलएलपी एक्ट में नहीं बताया गया है, उसका प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में बताया गया है। कंपनीज एक्ट में जो प्रोसीजर डायरेक्टर को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए फॉलो करना होता है, वही एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर को फॉलो करना है। अंकित बेटा वो तो लॉ में क्लियरली लिखा है ना कि वो लायबल नहीं होगा डिसीज्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी। ठीक है अंकित? यह संतोष बिल्कुल कर सकते हैं। और क्रेडिटर्स मीटिंग नहीं करते हैं बेटा, एक क्रेडिटर भी ट्राइब्यूनल के पास जाएगा तो हो जाएगा संतोष। ठीक है चलिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट के फटाफट से धमाकेदार एमसीक्यू खत्म कर लेते हैं। आइए चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों लाया गया है? जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों लाया गया है? डेफिनेशन देने के लिए लाया गया है, सेंट्रल एक्ट्स पर लगाने के लिए लाया गया है, सेंट्रल एक्ट्स पर लगाने के लिए लाया गया है, एप्लीकेबल किया गया है। यह तब लगता है अगर एक्ट के अंदर डेफिनेशन नहीं दी होती, तब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव कि उसमें डेफिनेशन दी हुई है, उसमें सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल एक्ट्स पे लगता है ना कि स्टेट एक्ट्स पे लगता है, और अगर कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता तब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन को लगाते हैं। नेक्स्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट बहुत ही पुराना एक्ट है। यह कौन सी तारीख को फोर्स में आया था? कौन सी तारीख को फोर्स में आया था? 1 अप्रैल 1897 को, 11 मार्च 1897 को, 11 मार्च 1887 को और 1 अप्रैल 1868 को। कौन सी तारीख को जनरल क्लॉजेज एक्ट को फोर्स में लाया गया था? चलिए, तो 11 मार्च 1897 को इसे लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट? इनमें से कौन सा जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है? सेंट्रल एक्ट्स की लैंग्वेज को छोटा करना, सेंट्रल एक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना,
रिपीटिशन, लैंग्वेज को बार बार रिपीट होने से रोकना, एंड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स। तो कौन सा नहीं है? दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, डी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, डी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई नहीं होता, नहीं होता, सेंट्रल एक्ट पर अप्लाई नहीं होता, स्टेट एक्ट पर अप्लाई नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सेंट्रल एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई है उस पर अप्लाई नहीं होता, या बोथ बी एंड सी दोनों पर अप्लाई नहीं होता। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता बेटा? स्टेट एक्ट पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट में नॉर्मली अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप जानते हो डॉक्यूमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट? उस कौन से एलिमेंट की बात यहां पर हो रही है? डैश इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, उसमें हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस करे होंगे। ये पहला एलिमेंट है जिसके आगे एनी वर्ड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस या मीन्स। कौन सा एलिमेंट है बेटा? मैटर, कि आप कोई भी मैटर लिखोगे अगर किसी भी चीज पर, तो कोई भी मैटर की बात हो रही है, वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? लैंड, बिल्डिंग, टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है वो लकड़ी जो कट चुकी है, मशीनरी परमानेंटली अटैच टू लैंड। तो कौन सा बेटा? टिम्बर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टिम्बर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आहा, क्या लवली क्वेश्चन आया। आप खुद पढ़े और ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 7 को। सारे बच्चे खुद पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जल्दी से। देखो, सी को क्या मिलने वाली है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और डी को क्या मिलने वाली है? मूवेबल प्रॉपर्टी। आपसे पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी डी को जाएगी? कौन सी प्रॉपर्टी डी को जाएगी बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप्स इमूवेबल, ट्यूबवेल इमूवेबल, सैंडलवुड ट्री इमूवेबल। तो यानी जो क्रॉप कट चुकी है और बिकने के लिए एकदम रेडी है वो मूवेबल है, और वो किसको जाएगी? डी को जाने वाली है, डी को जाने वाली है। चलिए, आहा, एक और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आहा, सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने के लिए जो तुम सॉइल लेते हो वो इमूवेबल है कि मूवेबल? राइट टू कैच फिश, अगर हम किसी को फिश कैच करने का राइट दे। राइट टू ड्रेन वाटर एंड डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस। कौन कौन सी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी? कौन कौन सी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी? तो यहां पर सिर्फ एक चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी केस लॉ में लिखी हुई है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सॉइल, क्योंकि सॉइल हम लैंड से निकालते हैं, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लैंड। राइट टू कैच फिश, अगेन
benefits to be aroused out of land, and doors and windows of the house. हाउस में अगर कोई डोर्स एंड विंडोज लगे हुए हैं तो ये सारे क्या होंगे, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज बी. अवाव कह रहा है एसीए मॉड्यूल का क्वेश्चन है. हो गया यार, तुम कह रहे हो तो. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. द टर्म पर्सन, अगर आप पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में पढ़ेंगे तो कौन सी चीज नहीं लिखी है, कौन सी चीज नहीं लिखी है, कौन सी चीज नहीं लिखी है, जल्दी बताइए. एनी कंपनी, एनी एसोसिएशन, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ. कौन सा पॉइंट वहां पर नहीं लिखा है, कौन सा पॉइंट वहां पर नहीं लिखा है. यस, एचयूएफ का पॉइंट वहां पर नहीं लिखा है, क्लियरली मेंशन नहीं है एचयूएफ का पॉइंट उस पर्सन की डेफिनेशन में. नेक्स्ट आता है एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट. ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर एज पर हिंदू कैलेंडर, कैलेंडर ईयर एज पर ब्रिटिश कैलेंडर, या कोई भी 12 महीने उठा लो उसको ईयर कहा जाएगा. कोई भी 12 महीने उठा लो उसको ईयर कहा जाएगा. कैलेंडर ईयर एज पर ब्रिटिश कैलेंडर, कैलेंडर ईयर एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. द गवर्नमेंट शॉल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट. गवर्नमेंट वर्ड में क्या क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, दोनों आती है, या यूनियन टेरिटरी. तो बेटा कौन सी आती है, अगेन बेटा दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कवर किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू द डे ऑफ कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ सच एक्ट, देन इट शॉल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे ऑन विच it received the assent of the president, it received the assents of the governor general. ठीक है, it is notified in the official gazette या none of the above. तो प्रेसिडेंट का जिस दिन असेंट मिलता है, जनरल रूल यही बोलता है कि उस दिन से वो एप्लीकेबल किया जाएगा. कंपनीज एक्ट कौन सी तारीख से आया था, 29 अगस्त से आया था, जिस दिन वो उसे प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, या 30 अगस्त से आया था जिस दिन उसका फर्स्ट सेक्शन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया था, या 31 अगस्त को आया था, या 1 अप्रैल 2014 को आया था. किस तारीख से आया था, कंपनीज एक्ट में प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 29 अगस्त को, लेकिन पहला सेक्शन जो है वो ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त को नोटिफाई किया गया था. तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है बच्चों, 30 अगस्त. 30 अगस्त क्यों, क्योंकि सेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है कि ये कंपनीज एक्ट उस दिन कमेंस करेगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर जाएगी. यहां पर जनरल रूल मत लगाना पागलों की तरह. जनरल रूल कब लगता है, जब लॉ साइलेंट होता है. और आप लोगों ने तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ था सेक्शन 1 में. चलिए नेक्स्ट, सेबी ने बेटा, सेबी ने 14 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला. 14 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में लिखा कि ये रेगुलेशन 1 जनवरी से लागू होंगी, 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी. आप मुझे बताइए
कौन सी तारीख से ये रेगुलेशंस लागू होंगी? कौन सी तारीख से ये रेगुलेशंस लागू होंगी? 1 जनवरी 2015, 14 अगस्त 2015, 31 दिसंबर 2015 या 1 जनवरी 2016? तो बेटा ये 1 जनवरी 2016 से क्या होंगी? लागू की जाएंगी। नेक्स्ट आता है, अगर किसी एक्ट को, अगर एक एक्ट पुराने एक्ट को खत्म कर रहा है, अगर एक एक्ट पुराने एक्ट को खत्म कर रहा है, पुराने एक्ट को खत्म कर रहा है, तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं? रिपीलिंग एक्ट, कंसोलिडेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट या एनालोगस एक्ट। कौन सा एक्ट बोलते हैं बेटा? रिपीलिंग एक्ट, क्योंकि मेरे आने की वजह से दूसरे एक्ट की लात मार दी गई, तो ये क्या हो जाएगा? रिपीलिंग एक्ट। नेक्स्ट आता है, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, अगर किसी में फ्रॉम लिखा हो तो हम फर्स्ट डे को क्या करेंगे? जल्दी बताओ, हम फर्स्ट डे को क्या करेंगे? और अगर किसी में टू लिखा हो तो हम लास्ट डे को क्या करेंगे? हम लास्ट डे को क्या करेंगे? क्या रूल है बेटा? फ्रॉम में फर्स्ट डे को क्या किया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है, और फर्स्ट डे को एक्सक्लूड किया जाता है, और लास्ट डे को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जल्दी बता दो, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आप बता दो। अब तो आंसर भी बता दिया, अब क्या जान लोगे? फ्रॉम के केस में एक्सक्लूड और टू के केस में इंक्लूड। सो द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट आपको बताना है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से कौन सी चीज करेक्ट है? कमेंसमेंट ऑफ टाइम को लेकर और टर्मिनेशन ऑफ टाइम को लेकर। चारों पॉइंट पढ़ लो यार, मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़ो और इसमें से बताओ करेक्ट कौन सा है। चारों पॉइंट पढ़ लो और इसमें से बस मुझे ये बता दो करेक्ट कौन सा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंसेस। तेरे बिन मैंने चारों हाईलाइट कर दिए जहां पर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के लिए। कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? बी, क्योंकि फ्रॉम में एक्सक्लूड और टू में इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट, अगर लास्ट डे कोर्ट बंद होता है, अगर लास्ट डे कोर्ट बंद होता है तो फिर हम अपना डॉक्यूमेंट कब फाइल करेंगे? उसके पिछले दिन फाइल करेंगे, उसके पिछले दिन फाइल करेंगे, उसके अगले दिन जब कोर्ट होगा, कोर्ट ओपन होगा तब फाइल करेंगे, सेम डे फाइल करेंगे, फर्क नहीं पड़ता कोर्ट बंद है कि नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक सेम डे। तो कौन सा चीज करेंगे बेटा? नेक्स्ट डे, जब भी कोर्ट अब ओपन होगा, अगर 10 दिन की छुट्टी है तो 10 दिन बाद जब ओपन होगा उस दिन फाइल किया जाएगा। हम मान लेंगे कि तुमने टाइम पर फाइल किया है, हम मान लेंगे कि तुमने टाइम पर फाइल किया है। नेक्स्ट है द पावर, अगर किसी अथॉरिटी को नोटिफिकेशन को इशू करने की पावर दी गई है, अगर किसी अथॉरिटी को नोटिफिकेशन को इशू करने की पावर दी गई है तो हम ये मान लेंगे कि उसके पास एक और पावर है। कौन सी? नोटिफिकेशन को कैंसिल करने की, नोटिफिकेशन को अमेंड करने की, नोटिफिकेशन में कुछ ऐड करने की, या ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर की सारी पावर्स हैं, ये हम मान लेंगे। तो बेटा हम ये मानते हैं कि उसके पास सारी पावर है, अगर इशू है तो कैंसिल भी कर लेगा, अमेंड भी कर लेगा, और ऐड तो अमेंड का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्या आता है मेरे बच्चा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अगर कोई रूल, वो बोल रहे हैं अभी तक एक्ट
फोर्स में नहीं आया, लेकिन उसके अंदर के रूल्स बन गए, तो वो रूल्स कौन सी तारीख से आएंगे? डेट ऑन विच रूल्स आर इशूड, डेट ऑफ पासिंग ऑफ द इनेक्टमेंट, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इनेक्टमेंट और 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। कौन सा वाला आंसर सही है बच्चों? यहां तो यहां पर करेक्ट आंसर इज, जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ था उसके अंडर के रूल्स भी उसी दिन कमेंस में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। अगर कोई एक्ट या ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा एक्ट्स के अंदर, तो ऑफेंडर को जो प्रोसिक्यूट और पनिश किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? अंडर एनी ऑफ दोस इनेक्टमेंट्स, ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, आइदर ए और बी। कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोनों बार इसको सजा दे दूं या नन ऑफ दीज। तो अगर भाई आपने कुछ ऐसा करा जो 2 एक्ट में आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो किसमें किया जाएगा? अच्छा, बच्चा कह रहा है सी, मतलब कोर्ट तुम्हें सेम ऑफेंस की 2 बार सजा दे सकता है। बच्चा कह रहा है सी, यानी कोर्ट तुम्हें सेम ऑफेंस की 2 बार सजा दे सकता है क्या? ये जितने बच्चे सी लिख रहे हैं, क्या मैंने क्लास में यही सिखाया था कि कोर्ट अगर चाहे तो तुम्हें सेम ऑफेंस के लिए दोनों में सजा कर दे? ये जितने भी सी वाले हैं बता दो जरा मुझे, क्या मैंने ये सिखाया था कि अगर कोर्ट चाहे तो आपकी एक गलती के लिए आपको दोनों में सजा दे देगा? द आंसर इज ए, अंडर एनी और दोज ऑफ एनेक्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। अगर कोई एक्ट, ठीक है, अगर कोई एक्ट, अबे ये कहां जा रहा है? अब तो तुम्हें आंसर भी दिख गया। अगर कोई यह एक्ट या ओमिशन है जिससे 2 एक्ट के अंदर ऑफेंस हो रहा है, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट ठीक माना जाएगा? जल्दी बताओ कौन सा होगा? ऑफेंडर को उस एक्ट के अंदर मारा जाएगा जो बाद में इन्फोर्स हुआ और पुराने वाले एक्ट को छोड़ दिया जाएगा, उसमें मारा जाएगा जो पहले आया था और बाद वाले एक्ट के अंदर छोड़ दिया जाएगा, दोनों के अंदर ही उसे मारा जाएगा, या ऑफेंडर शॉल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड अंडर आइदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट बट शॉल नॉट बी पनिश्ड twice for the same offense, but shall not be punished twice for the same offense. So the correct answer is D. Correct answer is D. Next question number 23. अगर नोटिस सेंड किया, where the notice is sent to the landlord by the registered post and the same is returned by the tenant, यहां पे सेंट बाय ही आएगा, वेयर द नोटिस इज सेंट बाय द लैंडलॉर्ड एंड द सेम इज रिटर्न्ड बाय द टेनेंट विद इंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल। आप क्या मानेंगे? आप क्या मानेंगे? ठीक है, क्या नोटिस इज नॉट सर्व्ड? ठीक है, नोटिस इज नॉट सर्व्ड, नोटिस इज सर्व्ड, notice will be deemed to be served when once again the notice is served on tenant. Notice will be deemed to be served when tenant will expressly gives an endorsement of acceptance. तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? हम मान लेंगे कि नोटिस सर्व हो गया, हम मान लेंगे कि नोटिस सर्व हो गया, और यहां पर बेटा हमारा, यहां पर हमारा ये वाला
ये वाले एमसीक्यूज भी खत्म हो गए। तो आज हमने 2 चैप्टर के एमसीक्यूज कर लिए हैं, है ना? यस और नो? इंदुकांत कह रहे कल वाले एलएलपी के नोट्स बेटा मिल जाएंगे, डोंट वरी। और बताओ, चलिए तो फिर यहां पर क्लास खत्म करते हैं। कल आपका डाउट सेशन होने वाला है। प्लीज अपने डाउट्स फॉर्म में डाल देना। बस ये मत लिख देना कि पूरा चैप्टर दोबारा समझा दो। मैं उन डाउट्स को इग्नोर कर दूंगा जहां पे लिखा होगा कि सर पूरा चैप्टर एक बार दोबारा बता दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो वो मैं उन दोनों चैप्टर्स का ले लूंगा। प्रियांशु बेटा डाउट में डाल देना, सॉइल वाला पॉइंट मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। और कल हम डाउट सेशन के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एमसीक्यूज ये रहे हमारे पास, अच्छे खासे एमसीक्यू हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के, वो भी मैं कल को आपको आपकी क्लास में करा दूंगा। नहीं, अभिषेक कह रहा है किसी भी चैप्टर का नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर का मैंने डाउट सेशन रखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आए थे इसलिए मैंने उसका डाउट सेशन आपको बोला था कि मैं रखूंगा, इसलिए रखा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं क्लास को खत्म करता हूं, आपको थैंक यू स्लाइड दिखा देता हूं। टाइम क्या बेटा, सेम क्लास के टाइम पे डाउट सेशन हो रहा है, अलग से नहीं रख रहा हूं, 4 से 6 ही रहेगा टाइम। चलिए बाय बाय, टाटा।